नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। हम अभी बात कर रहे थे बीए पाठ प्रथम पहले पेपर के व्यवहारवाद नामक टॉपिक पर। मेरे पूर्व व्याख्यान में मैंने व्यवहारवाद आंदोलन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बढ़ाने में किन किन विचारकों ने अपना योगदान दिया है, कौन कौन सी वो पुस्तकें हैं जिनसे ये सामने आया कि ये व्यवहारवादी आंदोलन है, कौन कौन से विचार हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन इतने व्यापक स्तर पर सामने आया, उसकी मूल अवधारणाएं क्या हैं, उसका अर्थ क्या है, ये हमने अपने पिछले व्याख्यान में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद के लक्षण कौन कौन से हैं, क्योंकि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फुल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्यवहारवाद क्या है और उसके लक्षण क्या है, बताइए। तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, उसमें आपको ये अर्थ भी बताना होगा और फिर आपको व्यवहारवाद के लक्षण एक एक करके 8 लक्षण हैं जो आपको बताने होंगे। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के आधुनिक अर्थ नामक निबंध में व्यवहारवाद के 8 लक्षणों की बात की है। इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं भी कहा जाता है। ये लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे हम पहला लक्षण लेते हैं नियमितता। ये नियमितता क्या है, इससे क्या होता है? डेविड ईस्टन कहता है कि इससे भविष्यवाणी करने में अर्थात पूर्व अनुमान लगाने में सहायता मिलती है। व्यवहारवादी विचारक ये स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं रहता, फिर भी उसमें कुछ समानताएं या नियमितताएं देखी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि निर्वाचन में मतदाताओं ने बार बार एक ही दल को या एक ही व्यक्ति को मतदान किया है तो हम ये मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि अगली बार भी शायद यही व्यक्ति सत्ता में आएगा या यही राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करेगा, क्योंकि उनके मतदान व्यवहार के प्रेरकों में वहां की विचारधारा, उनके सामाजिक स्तर, उनकी आर्थिक स्थिति, जाति संबंध, क्षेत्रीय या भाषाई आधार आदि की भूमिका को समझा जा सकता है। देखो बच्चों, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का अध्ययन करने लगते हैं तो बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसमें वो पार्टी का बाहुल्य रहता है, तो वो माना जाता है कि ये गढ़ है वहां का, इस दल का ये क्षेत्र गढ़ है। ऐसे बहुत सारे चीजें हम व्यवहार में देख सकते हैं। तो उन व्यवहार को देख करके, उन कारकों को देख करके ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ समानताएं या कुछ नियमितताएं हो सकती हैं जिन्हें हमें पहचानना आवश्यक है, जिन्हें हमें देखना जरूरी है। तो ये व्यवहारवाद की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है तथ्यों के द्वारा किसी चीज को प्रूव करना। इससे सामान्यीकरण की वैधता की जांच करने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान का औचित्य तभी संभव है जब उसके प्रस्तावों और उसके प्रमाणों को प्रयोग तथा परीक्षण के आधार पर किया गया हो तथा उन्हें सत्य सिद्ध किया जा सकता हो। जैसे हम बातचीत में बोलते हैं ना, सांच को आंच नहीं, यानी कि जो सच बात है वो प्रमाणित हो जाएगी, सत्य साबित हो जाएगी। तो इसका दूसरा जो विशेषता है, लक्षण है, वो है
कि इसका औचित्य या ज्ञान का औचित्य तभी संभव है जब उसके प्रस्तावों और प्रमाणों को परीक्षण व प्रयोग के द्वारा सत्यापित स्थापित किया जा सके, सत्य साबित किया जा सके। तीसरा जो लक्षण है वो है तकनीकें। इनसे तथ्यों के चयन और संकलन में सहायता मिलती है। टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स है जिसकी वजह से आप किसी स्टडी के लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए आपको कोई किताब लिखनी है, तो उस किताब से रिलेटेड कौन कौन सी तकनीक आप काम में लोगे, कौन कौन सी चीजें आप इकट्ठी करोगे, कैसे करोगे, सर्वे करोगे, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप जाके प्रश्नावली के माध्यम से प्रश्न पूछ करके जानकारी इकट्ठी करोगे, या कोई आप सांख्यिकी की मेथड को लाओगे, या कोई भौतिक विज्ञान से संबंधित तकनीक लाओगे। आपको अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में तथ्य इकट्ठे करने हैं तो आपको उन तथ्यों को इकट्ठे करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम के माध्यम से आपको वो सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, और तब आपका कोई भी जो अध्ययन करना है, बुक लिखनी है, या कोई भी जो आप काम लेते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तीसरी चीज है तकनीक। इनसे क्या होता है, इनसे जो तथ्य इकट्ठे करने हैं उसमें सहायता मिलती है। व्यवहारवादी लोग सांख्यिकी, गणित और भौतिक विज्ञान की तकनीकों के प्रयोग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे बहु विश्लेषक नमूना पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, गणितीय नमूना और रूपों पर जोर देते हैं। जैसे गेहूं की वानगी आप समझते हैं, गांव में जब किसान की पैदावार होती है तो वो गेहूं बेचने के लिए जाता है, तो वो पूरा गेहूं लेकर के नहीं जाता, वो वानगी लेकर के जाता है। मतलब थोड़े से गेहूं एक पोटली में बांध करके और वो दिखाने के लिए लेके जाता है कि भाई मेरे गेहूं इस प्रकार के हैं, तो इसका भाव क्या मिलेगा। तो इसी तरह से राजनीति विज्ञान में भी कुछ नमूनों का, कुछ मॉडल्स का, कुछ सर्वे का प्रयोग करके, कुछ क्वेश्चनायर का, कुछ प्रश्नावली का, कुछ साक्षात्कार का प्रयोग करके और अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट है परिमाणीकरण। यह मापन की एक क्रिया है, अर्थात राजनीतिक व्यवहार का जितना अधिक पर्यवेक्षण, पुनः परीक्षण, पुनः कथन, पुनः निर्धारण किया जाएगा, उतनी ही उसकी विश्वसनीयता निश्चित बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी राजनीतिक अध्ययन के लिए जब बार बार आप चीजों को दोहराएंगे, करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो उतना ही बेहतर होता जाएगा, उतना ही अच्छा होता जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि झूठ को इतनी बार दोहराया जाए कि वो सच लगने लगे। तो जितनी बार परीक्षण होगा, जितनी बार निर्धारण होगा किसी चीज का, जितनी बार पुनः कथन होगा, उतना ही उसकी विश्वसनीयता और निश्चितता राजनीति विज्ञान में बढ़ती चली जाती है। तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की आवश्यकता है। पांचवी विशेषता है मूल्य। हमने जब पूर्व में बात की थी तब भी हमने मूल्यों की बात की थी। मूल्य क्या होते हैं? परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर बहुत जोर देता है। जैसे अगर हम प्लेटो की बात करें, प्लेटो धर्म और राजनीति को बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। प्लेटो वर्च्यू की बात करते हैं, प्लेटो वैल्यूज की बात करते हैं कि राजनीति भी नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। जैसे गांधी जी जो थे, गांधी जी भी राजनीति को नैतिकता से जोड़ते थे। टॉल्स्टॉय का उन्होंने अध्ययन किया था, लियो टॉल्स्टॉय, और उनकी जो तकनीकें हैं अहिंसा, परमो धर्म, वो नैतिकता से ही प्रेरित थी। जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो परंपरागत दृष्टिकोण भी मूल्यों पर आधारित
अध्ययन हो कहलाता है। दूसरी तरफ यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें, व्यवहारवाद की बात करें, तो ये वैल्यू फ्री अध्ययन पर जोर देता है। व्यवहारवादी विचारक ये कहते हैं कि वैल्यूज को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, आप तथ्यों पर फोकस करो। व्यवहारवादी मूल्यों और तथ्यों को डिफरेंट मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। उनका यह कहना है कि तथ्यों में वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उनका राजनीति में नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। उनके लिए राजनीति शास्त्र अपने कार्यात्मक रूप में वैज्ञानिक अध्ययन है राजनीति का। तो जब हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, तो ऐसे समय में आपको अपने आप ये लग जाएगा कि वैल्यूज कहीं ना कहीं पृथक हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो जब आधुनिक दृष्टिकोण आया तो उन्होंने तथ्यों पर बहुत ज्यादा फोकस किया, वैल्यू फ्री अध्ययन पर फोकस किया। छठा लक्षण है व्यवस्थापन या क्रमबद्धीकरण। व्यवस्थापन क्या होता है? किसी भी चीज को करने में एक सिस्टम को अपनाना, सिस्टमेटिक फॉर्म में अध्ययन करना व्यवस्थापन है। इससे सिद्धांतों और शोध में संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। व्यवहारवादियों का मत है कि सिद्धांत के बिना शोध महत्वहीन हो जाती है और तथ्यों के बिना समर्थित सिद्धांत फलहीन हो जाता है। इसलिए परंपरावादी मूल्य सिद्धांत पर जोर देते हैं, जबकि व्यवहारवादी कार्य और कारण के सिद्धांत पर जोर देते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी अति व्यापी सामान्यीकरण का विकास करना चाहते हैं। अगर बहुत सिंपल वर्ड में देखें तो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक हैं वो वैल्यूज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कार्य और कारण का क्या संबंध है, उनमें क्या आपसी तालमेल है। वो एक सामान्य सर्वव्यापी सिद्धांत का निर्माण करना चाह रहे हैं। व्यवहारवादी लोग ऐसा सिद्धांत चाह रहे हैं जिसमें वैल्यूज ना हो, सिस्टमेटिक फॉर्म में वो अध्ययन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है लक्षण है, विशेषता है शुद्धता। 7th पॉइंट, शुद्धता। इसको हम विशुद्ध विज्ञान भी कह सकते हैं। व्यवहारवादी आंदोलन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यवहार और ज्ञान के प्रयोग पर जोर देता है। विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है राजनीति विज्ञान को। उसमें नैतिकता को अलग कर देता है। वो विज्ञानों से भौतिक विज्ञान, मौसम विज्ञान, ऐसे जो विज्ञान हैं जो प्योर साइंस है, उनसे राजनीति विज्ञान की तुलना करना चाहता है और उसको यानी कि राजनीति विज्ञान को भी एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है एकीकरण। इसको हम समग्रता भी कहते हैं। अर्थात यह राजनीति शास्त्र और अन्य समाज शास्त्रों के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। व्यवहारवादियों का कहना है कि यद्यपि मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य क्रियाओं में सीमा रेखा देखी जा सकती है, खींची जा सकती है, किंतु किसी क्रिया को पूर्ण जीवन के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक नेता का हम या किसी भी एक व्यक्ति का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। तो आप देखिए, हम जब राजनीतिक संस्कृति पढ़ते हैं
तो उसमें ये देखा जाता है कि राजनीतिक संस्कृति को वहाँ उस व्यक्ति का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से अगर वो सक्षम है तो उसको सरकार की नीतियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, रुचि रहेगी, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन है तो सरकार की सारी नीतियों से वो प्रभावित होगा, उसको लाभ या हानि होगी। अगर वो गरीब आदमी है तो उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो वोट दे या ना दे, क्योंकि हो सकता है उसके वोट ना देने से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना आ जाएगा। उसको कहते हैं उदासीन राजनीतिक संस्कृति। वो व्यक्ति अपनी रोजी रोटी की परवाह में इतना व्यस्त रहता है कि उसको ये अवेयरनेस ही नहीं होती, उसको ये चेतना ही नहीं होती कि राजनीति भी कोई चीज है, राजनीति में भी मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये विचार ही नहीं होता। और कई बार बहुत, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो कई बार जब मूवमेंट या मास में परिवर्तन आता है, सोच में परिवर्तन आता है, तो हम सरकार के लिए एक चैलेंज भी स्थापित कर देते हैं। तो हम उस व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार का जब अध्ययन करने बैठते हैं तो हम ये चीजें जो उसको अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो फोकस कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, उसके राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित कर रही हैं, उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ऐतिहासिक रूप से वो कैसा है, उसके पूर्वज कैसे हैं, क्या उसके वंशज पॉलिटिकली बहुत साउंड थे, भाग लेते थे राजनीति में। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पूर्व में भी उसके दादा परदादा या अन्य कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं राजनीति में, तो ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट तरह का होगा। और वो व्यक्ति जिसके घर परिवार में राजनीति में कोई नहीं है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका राजनीतिक व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जब हम राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद की बात करते हैं, संपूर्णता की बात करते हैं, तो जब राजनीतिक विज्ञान में किसी व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसको एक संपूर्ण इकाई, उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक सभी तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझ पाएंगे कि संपूर्णता से अध्ययन करना ही इसका एक मेन लक्षण है, उद्देश्य है। तो ये 8 लक्षण हैं जो कि व्यवहारवाद की आधारशिलाएं भी कही जा सकती हैं, जो व्यवहारवाद के मेन विशेषताएं कही जा सकती हैं।